आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 4 वीडियो लाए हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह भी 19वीं शताब्दी के आंदोलनों में से एक बहुत बड़ी आंदोलन थी। तो फटाफट जानते हैं। और हम लोग किताब में जो दिया गया है सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, बेसिक्स उतना नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके अगर आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। फटाफट जानिए और जाके जवाब उसका लिख दीजिए। चलिए देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी जो था पहले लगभग 800 ईस्वी का समय चल रहा था और उस समय जर्मन क्षेत्रों पर शासन चल रहा था शार्लमा का। शार्लमा एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे और उसके समय में जर्मनी बहुत समृद्ध हुआ करता था। ठीक है, लेकिन समय बीतता गया और नेपोलियन बोनापार्ट के समय में जर्मनी 300 खंडों में था। तो संपूर्ण यूरोप की तरह नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी पर भी आक्रमण किया और जर्मनी के पूरे क्षेत्रों को जीता और उसने 300 क्षेत्रों को 39 रियासत में बांट दिया, जिसको जर्मन राइन राज्य के नाम से जाना जाता है। पूछ देगा जर्मन राइन राज्य किसे कहा गया है, तो जर्मनी के 39 क्षेत्रों को कहा गया है, जिसकी स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। ठीक है, लेकिन फिर 1815 में नेपोलियन जब हार जाते हैं, 1815 में नेपोलियन जब हार जाते हैं तब क्या होता है कि वियना सम्मेलन में पुनः जर्मन क्षेत्रों को 300 खंडों में बांट दिया जाता है, यानी कि फिर से वही स्थिति आ गया। अब लेकिन जब ये नेपोलियन बोनापार्ट के समय में थे तो इनमें एकता आ गई थी, क्योंकि सबको एक कर दिया था उसने। और उस समय एक बहुत बड़ी संस्था थी व्यापारियों की, जिसका नाम था जालवेरिन। तो जारवेरिन जो है वह जब 300 खंडों में थे, फिर से बांट दिया गया उनको, तो उनके लिए व्यापार के लिए टैक्स अलग अलग हो गया। अब कोई ज्यादा देता था, कोई कम देता था। तो जालवेरिन के लोगों ने सोचा कि अगर हम फिर से एक हो जाए तो हमको टैक्स कम देना पड़ेगा, एक ही क्षेत्र से रहेंगे और हमको टैक्स कम देना पड़ेगा, सेवाएं भी हमको ज्यादा मिलेगी और हमारी जमा पूंजी भी बचत होगी। यानी कि जालवेरिन भी चाहता था क्या हो जाए कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहीं ना कहीं एकता का बीज बो दिया था। अब लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं काफी बढ़ रही थी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इटली में पढ़ा था कि इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में हुआ, उसी तरह जर्मनी का एकीकरण एक राज्य है प्रशा, प्रशा के नेतृत्व में हुआ। प्रशा जिसके शासक कौन थे? विलियम प्रथम थे। और विलियम प्रथम बहुत ही ज्यादा काबिल राजा थे। उन्होंने इस बात को पहले ही भाप लिया था कि जर्मन क्षेत्र को एक होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए चांसलर नियुक्त किया और उस चांसलर का नाम था ओटोमन बिस्मार्क। ठीक है, लेखक एवं दार्शनिक में जैसे एक थे हिगेल, कांट। ठीक है, हिगेल, कांट, ये सब बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुआ करते थे जर्मनी के। ठीक है, और हिगेल के विचारों से ही ओटोमन बिस्मार्क प्रभावित थे। पूछ देगा ओटोमन बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित थे? तो हिगेल। हिगेल एक बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे और वो जो बताते थे वो आम जनजीवन में बहुत सुस्पष्ट बैठता था। ठीक है, तो ओटोमन बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित थे? हिगेल। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे लास्ट पॉइंट की बिस्मार्क की नीतियां एवं जर्मनी का एकीकरण। पूछ देगा जर्मनी के एकीकरण के लिए चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो ओटोमन बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क इस चैप्टर का, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट सबसे महत्वपूर्ण आदमी है, उसी तरह जर्मनी के एकीकरण का सबसे लीड रोल किसी ने अदा किया है, तो वह है ओटोमन बिस्मार्क। ओटोमन बिस्मार्क को सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ का दर्जा दिया जाता है। कूटनीतिज्ञ का मतलब क्या होता है? तो कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है कि अपना काम निकालने के लिए दूसरों में झगड़ा लगा देना ना, यानी कि हमेशा चारों तरफ से अपना फायदा हो और दूसरों के मतलब नहीं है। ठीक है, तो विश्व के इतिहास में देखा जाए तो कूटनीतिज्ञों का अगर नाम लिया जाए तो उसमें इंदिरा गांधी, ओटोमन बिस्मार्क, ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं। ठीक है, तो ओटोमन बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ के रूप में बहुत फेमस है। अब जानते हैं कि ओटोमन बिस्मार्क की नीतियां क्या क्या थी, जिसे उसने अपनाया किसके लिए? जर्मनी के एकीकरण के लिए। तो पहली नीति है उनकी रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया उसने, यानी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खून बहे या किसी से लड़ाई ही करना हो, लोहा लेना हो, ठीक है, कोई भी काम करना हो, जर्मनी के हित में वो अब होगा। ठीक है, किसी भी तरह जर्मनी का एकीकरण अब किसी भी कीमत पर
होगा। यह नीति किसने लागू की? बिस्मार्क ने लागू की। ठीक है। दूसरी इनकी नीति है अनिवार्य सैन्य सेवा, यानी कि पूरे जर्मन क्षेत्रों में जो इसके अधिकृत भाग में आते थे उस समय, उसने क्या किया कि एक ऐसी नीति लागू की जिसके तहत सैन्य सेवा, यानी कि हमेशा मिलिट्री फोर्स तैयार रहेगी कि यहाँ विद्रोह हुआ, ये लोग राजा के खिलाफ बोल रहे हैं, बिस्मार्क के खिलाफ ही बोल रहे हैं कि बिस्मार्क गलत कर रहा है, ये कर रहा है, उन सबको रोकने के लिए और एक तरीके से अपने पूरे भौगोलिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। ठीक है। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने सबसे पहला कदम उठाया, डेनमार्क पर आक्रमण किया। डेनमार्क हम सभी जानते हैं यूरोप में स्थित एक देश है और जर्मनी के दो क्षेत्रों शेल्स्विग और होल्स्टीन डेनमार्क के अंतर्गत आते थे। तो डेनमार्क पर आक्रमण किया कब? 1864 में। 1864 में आक्रमण किया और दो जर्मन भाषी राज्यों शेल्स्विग और होल्स्टीन को जीत लिया। ठीक है। और इसको जीतने के बाद अब देखिए, अब कोई जीतता है तो रख लेता है, लेकिन यहाँ पर नीति देखिए कितना खतरनाक कूटनीति यूज करता है कि जीतने के बाद कुछ क्षेत्र और कुछ सहानुभूति के लिए क्या करता है कि वो फ्रांस के पास चला जाता है। बिस्मार्क फ्रांस के पास चला जाता है और उससे युद्ध तटस्थता की नीति की संधि, नीति कही जाए संधि, इस पर साइन करवाता है। युद्ध तटस्थता का मतलब कि प्रशा अब कहीं भी युद्ध करने जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा कि उसमें फ्रांस टांग नहीं अड़ाएगा, फ्रांस बीच में नहीं आएगा। किसी से भी युद्ध करे प्रशा बीच में नहीं आना है फ्रांस को। इसके लिए उसने संधि की, कुछ पैसे दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ क्षेत्र भी दिए। ठीक है। तो फ्रांस से उसने क्या कर लिया, बिस्मार्क ने युद्ध तटस्थता की संधि, यानी कि अब प्रशा कहीं भी युद्ध करने जाएगा तो फ्रांस बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है। और उसके 2 साल बाद ही उसने सोडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा। यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो क्षेत्र था, चाहे वो इटली का हो चाहे वो जर्मनी का हो, उन पर अधिकांशतः किनका था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया का। तो पहले किसको हराना चाहता है बिस्मार्क? ऑस्ट्रिया को। उसके लिए उसने 1866 में सोडोवा का युद्ध किया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इसमें कौन जीता? प्रशा जीत गया। यानी कि अब जर्मन क्षेत्र प्रशा का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। प्रशा के एरिया बढ़ने से क्या हुआ कि उसको सैन्य ताकत और मजबूत हो गया, उसके पास पैसे और संसाधन और ज्यादा बढ़ गए। ठीक है। तो 1866 में सोडोवा के युद्ध में किसको हरा दिया उसने? ऑस्ट्रिया को हरा दिया। उसके बाद क्या होता है? अब बताइए, यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है कौन? प्रशा फ्रांस से। लेकिन अब उसी के खिलाफ युद्ध होगा कब? 1870 में। इस युद्ध का नाम क्या है? सेडोन का युद्ध। कब हुआ था? 1870 में। हमेशा एग्जाम में पूछता है सेडोन का युद्ध कब हुआ था, तो 1870। ठीक है। फ्रांस और प्रशा के बीच। इसमें क्या होता है कि इसमें भी कौन जीत गया? प्रशा जीत गया। और प्रशा के जीतने के बाद जर्मनी के पूरे क्षेत्रों पर अधिकार हो गया किसका? प्रशा का। अर्थात जर्मनी का एकीकरण लगभग पूरा हो गया। अब क्या होता है? 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। किसके साथ होती है? तो फ्रांस के साथ। ठीक है। और फ्रांस से जब यह संधि होती है तो जर्मनी क्या करता है कि फ्रांस अपना तो एरिया लेवे करता है, ऊपर से फ्रांस का भी क्षेत्र ले लिया कुछ ना। तो अपना ही लेना चाहिए था, लेकिन क्या किया? फ्रांस का भी क्षेत्र ले लिया और इस संधि के द्वारा एकीकरण का कार्य पूरा किया। अब यहाँ पर देखिए, फ्रांस का क्षेत्र ले लिया तो इससे क्या हुआ कि यही आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण भी बन गया कि बिस्मार्क ने गलती कर दिया था कि फ्रांस का कुछ कोयला वाला क्षेत्र बोला जाता है उसको, रूर क्षेत्र बोला जाता है, अल्सास लॉरेन क्षेत्र बोला जाता है उसको, उस क्षेत्र को ले लिया था उस समय जर्मनी। तो फ्रांस हमेशा फिराक में था कि कब हम जर्मनी से उस क्षेत्र को वापस छीने, और वह कब छीन लिया गया? इससे प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 में हुआ था। ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे बिस्मार्क और उसकी नीतियां जर्मनी के एकीकरण के कार्य को पूरा करती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ध्यान देने वाली होगी कि शासक जो है विलियम प्रथम, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हम लोग तो ज्यादातर किसके बारे में जाने? बिस्मार्क के बारे में, लेकिन पूछ देता है क्वेश्चन की क्या विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव था? तो कभी नहीं, क्योंकि विलियम प्रथम वह शासक था जिसने बिस्मार्क को हर जगह
सुविधाएं उपलब्ध कराई। बिस्मार्क ने जो कहा वो मान लिया, किसने? विलियम प्रथम। और ऐसा राजा जल्दी मिलता नहीं है। इस प्रकार विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण कभी संभव नहीं था। तो हम लोगों ने जर्मनी का एकीकरण देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, आगे ही देखेंगे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम।